अभी कुछ वीडियोस में हम इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्कस करेंगे और उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोल्ड वॉर एरा। तो 1940s के बाद क्या हुआ, उस चीजों को हम डिस्कस करेंगे कुछ वीडियोस में अभी। और कोल्ड वॉर एरा क्या था 1945 और 90 के बीच में, तकरीबन तकरीबन ये टाइमलाइन है। ये एक कोल्ड वॉर थी दो आइडियोलॉजी बेस्ड ब्लॉक्स के बीच में। एक तो कम्युनिज्म में बिलीव करने वाले देश थे जिनको सोवियत यूनियन जो है लीड कर रहा था। एक ब्लॉक था कैपिटलिज्म में बिलीव करने वाला जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लीड कर रहा था। तो इनके बीच में कोई डायरेक्ट वॉर नहीं हुई थी। बस दूसरा विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तो दोनों जंग के लिए तैयार रहते थे, दोनों ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए। उसके बाद किसी कंट्री में अगर जंग हो रही है तो बहुत बार ऐसा होता था ये दोनों साइड्स ले लेते थे। तो एक जो कंट्री है उसमें अगर दो ग्रुप्स लड़ रहे हैं, ग्रुप ए और बी, ग्रुप ए को कम्युनिज्म सपोर्ट कर लेते थे, ग्रुप बी को कैपिटलिज्म वाले सपोर्ट कर लेते थे। तो इस तरीके से जंग होती रहती थी। और इस एरा को समझने से पहले हमें यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को समझना भी जरूरी है। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, 6 ऑर्गन्स हैं और उसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, या कह सकते हैं कई बार कहा भी जाता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और इसमें 5 देशों को परमानेंट मेंबर्स चुना गया। तो ये सबसे पावरफुल कंट्रीज तब मान लिए गए थे। एक तरफ यूएसएसआर और चाइना थे इसमें, जो कि कम्युनिज्म में बिलीव करते थे। फिर यूएस, यूके और फ्रांस थे जो कैपिटलिज्म में भी बिलीव करते थे। इनके पास वीटो पावर भी था काउंसिल में। कोई भी डिसीजन सभी देशों की मर्जी होनी चाहिए किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, ऐसा था इस वर्किंग में कि सिक्योरिटी काउंसिल इस तरीके की हिसाब से ही वर्क करेगा। और अगर कोई भी देश किसी डिसीजन के खिलाफ था वो वीटो पावर यूज करके वो डिसीजन को रोक लेता था। इसका जो मेन मकसद था वो था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और ये कौन से फंक्शंस करते थे, पहले तो अगर कोई नया मेंबर यूनाइटेड नेशंस में आएगा उसके लिए अप्रूवल चाहिए। ये पांचों मेंबर्स का भी, जनरल असेंबली का भी चाहिए होता था, ये भी अप्रूव करते थे। फिर यूनाइटेड नेशंस चार्टर में कुछ चेंजेस लाने हैं वर्किंग में तो ये अप्रूव करते थे। पीस कीपिंग ऑपरेशंस अप्रूव करते थे कि कहाँ हमने यूनाइटेड नेशंस के द्वारा फौज भेजनी है पीस कीपिंग के लिए, ताकि उस एरिया में पीस रहे, कॉन्फ्लिक्ट रुक जाए। इंटरनेशनल सैंक्शन किसी देश के खिलाफ लगाने हैं, मिलिट्री एक्शन को ऑथराइज करना है। और ये ओनली यूएन बॉडी थी जिसके पास अथॉरिटी थी बाइंडिंग रेजोल्यूशन मेंबर स्टेट्स पे थोपने के लिए। तो ये काफी पावरफुल बॉडी थी। और इसमें भी डिवीजन आ गई कोल्ड वॉर एरा में। और एक कोल्ड वॉर एरा की टाइमलाइन है जिसे हमने समझना जरूरी है। पहले तो प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन थे अमेरिका के। इन्होंने 1947 में एक डॉक्ट्रीन बनाई, कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म। उन्होंने कहा जो कम्युनिज्म है उसको हमने कंटेन करना है। तो जैसे रशिया और 14 रिपब्लिक्स को जोड़ के सोवियत यूनियन था। फिर कुछ देश ऐसे थे जैसे हंगरी, पोलैंड, यूक्रेन, वहां पे भी जो रशिया का दबदबा था। यूक्रेन तो सोवियत यूनियन के अंडर ही आता था पर कुछ और देश भी थे वहां पे भी। सोवियत जो विचारधारा, जो कम्युनिज्म की विचारधारा है वहां ना आए, या वियतनाम में ना आए, या कोरिया में ना आए, ऐसा प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन की डॉक्ट्रीन में था। वेस्टर्न कंट्रीज ने ये पूरा जोर लगाया कि कम्युनिज्म ना फैले और ज्यादा से ज्यादा कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी दुनिया में हो। 47 और 52 के बीच में मार्शल प्लान लॉन्च किया यूएस ने। वो वेस्टर्न यूरोप में रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते थे कि जो वर्ल्ड वॉर से जो नुकसान हुआ है तो दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए एड शुरू की गई। और इसका भी मकसद यही था कि वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप होंगी और कम्युनिज्म के खिलाफ खड़ी होंगी और सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस से बाहर रहें। फिर 48 49 में बर्लिन ब्लॉकेड हुआ। देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो जर्मनी जो हार चुका था उसका एरिया डिवाइड हो गया सभी कंट्रीज में जो वहां पे फाइट कर रहे थे। तो एक एरिया रशिया के अंडर था, उसके 3 और टुकड़े थे जो फ्रांस, यूके और यूएस में थे। उन्होंने अपना यूके, यूएस और फ्रांस ने इकट्ठा कर लिया था। तो इनके पास वेस्ट जर्मनी था, ईस्ट जर्मनी रशिया के पास था। उनकी एक कैपिटल थी बर्लिन। तो बर्लिन को भी डिवाइड किया गया। वो
एक तो जो बर्लिन कैपिटल थी जर्मनी की, वो ईस्ट जर्मनी में थी, तो उसके बीचों बीच थी, एक तरीके से एनक्लेव हो गया था वो। और वो जब डिवाइड हुआ तो ईस्ट जो बर्लिन था वो रशिया के अंडर, वेस्ट जो है वो फ्रांस, यूके और यूएस के अंडर था। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट सरकारें थी। तो वेस्ट जर्मनी में प्रमोट किया जा रहा था वेस्टर्न कैपिटलिज्म, इज्म सरकार प्रमोट हो रही थी क्योंकि वो सोवियत यूनियन का कब्जा था वहां पे। लेकिन रशिया ने क्या क्या किया, जब ड्यूस्टे मार्क एक करेंसी इंट्रोड्यूस की गई बर्लिन में वेस्टर्न ब्लॉक के द्वारा, तो उन्होंने बर्लिन को ब्लॉक कर दिया कि रोड जो है और कैनाल्स से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं, वो नहीं होगा। तो जो वेस्ट बर्लिन था, ईस्ट जर्मनी के बीच में था, वहां पे सप्लाईज लाने का एक ही जरिया था कि एयरलिफ्ट हो सके। तो मैसिव एयरलिफ्ट शुरू किया गया ताकि वेस्ट बर्लिन में सामान पहुंचाया जा सके, सप्लाईज पहुंचाई जा सके। तो ये भी एक तरीके की प्रॉक्सी वॉर ही थी। तो तंग कर रहे थे सोवियत यूनियन वाले इनको, क्योंकि वो करेंसी इंट्रोड्यूस कर रहे थे जो उन्हें नापसंद थी। फिर 1950 से 53 के बीच में कोरियन वॉर हुई। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में ये जंग हुई। साउथ कोरिया को वेस्टर्न ब्लॉक ने सपोर्ट किया, और जो नॉर्थ उत्तरी कोरिया था उसको ये सोवियत यूनियन वाले, चाइना वाले, तो ऐसे कंट्रीज जो कम्युनिज्म में बिलीव करते थे, उन्होंने सपोर्ट किया। तो ये एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर रहा, और बीच में से कोरिया को डिवाइड किया, आज भी वो दो देश हैं। फिर 1954 में फ्रेंच वियतनाम में हार गए थे। तो वियतनाम में इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था और जो नेशनलिस्ट थे वो जीत रहे थे। तभी डिवीजन हुआ वियतनाम का अलोंग 17 पैरेलल, ये लैटिट्यूड लाइन थी। तो उसमें क्या था कि एक नॉर्थ वियतनाम बन गया और साउथ वियतनाम बन गया। साउथ में वेस्टर्न सपोर्टेड एक रिजीम था, नॉर्थ में कम्युनिस्ट वाले थे। तो वहां पे भी प्रॉक्सी वॉर था, नॉर्थ और साउथ वियतनाम बन चुके थे। बाद में इलेक्शंस करवाने थे वहां पे, डेमोक्रेटिक के यूनियन होगा या नहीं, पर अमेरिका ने इंटरवीन कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कम्युनिज्म फैले। तो जो वियतनाम की डिवीजन हुई, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे नाटो फॉर्म हुआ था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिज्म के खिलाफ, तो सीटो बनाया गया। इसमें पाकिस्तान, थाईलैंड, फिलीपींस और कुछ बाहर के कंट्रीज थे जैसे यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जो साउथ ईस्ट एशिया में नहीं थे। उनका मेन मकसद था कि कम्युनिज्म को रोकना है। तो इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी कलेक्टिव डिफेंस की, कि अगर किसी एक देश में अटैक हो रहा है तो समझा जाएगा सभी पे हो रहा है। पर 1971 में ये काम भी नहीं आया पाकिस्तान के, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग हुई, लेकिन सीटों वाले सपोर्ट इतनी नहीं कर पाए, क्योंकि पहले तो इंडिया अग्रेसर था ही नहीं, दूसरा सोवियत यूनियन की बैकिंग थी इंडिया को। 1954 और 75 के बीच में अमेरिका ने वियतनाम में इंटरवीन किया। कई लोग जो है, या कई स्कॉलर्स हैं, वो टाइमलाइन देते हैं 1965 से 72, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग है। तो अमेरिका ने इंटरवीन किया वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ से कि वियतनाम में कम्युनिज्म ना फैले। फिर 1955 में बगदाद पैक्ट, जिसको लेटर सेंटो बोला गया, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन नाटो की तरह बनी, जैसे सीटो है उसकी तरह बनी। इराक ने ज्वाइन किया, बाद में लीव कर दिया। इसमें ईरान, पाकिस्तान, टर्की और यूके थे। इनका भी मेन मकसद था कि कम्युनिज्म ना फैले, अगर एक भी देश पे अटैक होगा तो सभी पे समझा जाएगा, और कम्युनिज्म को कंट्रोल करने के लिए ऐसे पैक्ट्स बनाए जा रहे थे। लेकिन रशिया भी चुप नहीं था, या कह सकता है कि सोवियत यूनियन चुप नहीं था। जो सोवियत यूनियन था उसने भी वॉर्सो पैक्ट बनाना शुरू किया। जैसे यूएस था, उसने सेंटो, सीटो, इस तरीके की नाटो ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट किया या उनके अलाइज के थ्रू किया। उसी तरीके का सोवियत यूनियन ने पैक्ट बना दिया, कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट। उसमें उन्होंने सोवियत यूनियन को रखा, उसके अलावा ईस्ट जर्मनी था, चेकोस्लोवाकिया, अल्बेनिया, बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, यहाँ पे कम्युनिस्ट सरकारें थी। और ये भी हमें देखने की बात है कि जो वेस्ट जर्मनी है उसने नाटो ज्वाइन कर दिया था। तो इससे दुखी होके जो है सोवियत यूनियन ने ईस्ट जर्मनी को वॉर्सो पैक्ट में लेके आए, और ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच में जो लाइन थी वो एक कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में लाइन बन चुकी थी एक तरीके से। अभी हम मैप से समझते हैं कि तब पॉलिटिक्स में हो क्या रहा था।
ये वर्ल्ड मैप है। और जो 5 मेंबर्स थे परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता था। फिर यहाँ पे यूरोप है, और यूरोप में यूके और फ्रांस आते थे। इसको एक्सपेंड करेंगे जो यूरोप वाला मैप है। फिर जहाँ पे रशिया लिखा हुआ है, ये यूएसएसआर था, और इसमें बहुत सारे कंट्रीज थे। ये कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो इसमें 14 और कंट्रीज भी थे जो आज कंट्रीज बन चुके हैं। एक ये देश हुआ करता था। फिर चाइना था। तो ये तो रशिया चाइना जो थे, या सोवियत यूनियन और चाइना, ये ईस्टर्न ब्लॉक में थे, कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। और वेस्टर्न में फ्रांस, यूके और यूएस, ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे। तो चाइना के पास ही है कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। और जापान के ये वेस्ट में है। फिर सीटों वाली ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के आसपास है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये एक ही कंट्री था पाकिस्तान। तो ये फिलीपाइंस और थाईलैंड इसमें आ गए थे ये सीटों। और वियतनाम देख सकते हैं चाइना के साउथ में, साउथ चाइना सी के आसपास है। फिर सेंटर में जो ईरान, पाकिस्तान, इराक, टर्की और यूके का जो ऑर्गेनाइजेशन बना, यूके तो यूरोप में था, लेकिन इन्होंने भी कम्युनिज्म को कंट्रोल करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं कि जो सोवियत यूनियन के बॉर्डर्स थे, उससे शेयर होता था इनका बॉर्डर, जो ईरान था या टर्की था। तो एक तरीके से घेराबंदी शुरू कर दी थी कम्युनिज्म की, और सीटों ने भी वही किया। तो इस तरीके से प्रयास चल रहे थे। अभी आपके पास यूरोप का मैप है स्क्रीन पे। तो यहाँ पे है यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे फ्रांस, और जो जर्मनी आप देख रहे हैं, इसको बीच से डिवाइड किया गया, वेस्ट और ईस्ट जर्मनी। पर जो बर्लिन था वो ईस्ट जर्मनी में था, और वो जर्मनी की कैपिटल थी। तो उसको भी डिवाइड कर दिया गया था। और ये जो देश थे, पोलैंड, हंगरी जैसे, चेक रिपब्लिक जैसे, तो ये ऑलरेडी थे सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में। यहाँ पे कम्युनिज्म था, रोमानिया और बुल्गारिया में भी। और ये जो देख रहे हैं कि यूक्रेन, बेलारस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सोवियत यूनियन का पार्ट थे। तो यहाँ से रशिया शुरू होता है। और नीचे आप देख सकते हैं टर्की, और यहाँ पे इटली भी है। तो ये यूरोप का मैप है। यहाँ पे सब कुछ प्ले आउट हो रहा था, जो डिवीजन थी, जो बर्लिन ब्लॉकेड था। तो यहाँ पे ही सोवियत यूनियन और जो मिलिट्री ब्लॉक से दोनों, सोवियत यूनियन वाला तो था ही और यूएस वाला भी, उनके बीच में जो टसल था, जो आयरन कर्टन था, वो यहाँ पे ही कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म हो रहा था। अभी ये मिडल ईस्ट वाला मैप आ गया, इसमें इंडिया भी दिख रहा है आपको। ईरान देख सकते हैं, पाकिस्तान देख सकते हैं, टर्की देख सकते हैं। तो ऊपर सोवियत यूनियन था, जो कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये देश सोवियत यूनियन में ही थे। ये एक देश हुआ करता था। और ऊपर आप देख सकते हैं कि जो वॉर्सो पैक्ट वाले कंट्रीज थे, जैसे सोवियत यूनियन तो था ही, ईस्ट जर्मनी था, चेक रिपब्लिक, अल्बेनिया, रोमेनिया, बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, वो भी आपको यूरोप के मैप में दिख रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सोवियत यूनियन लेड ब्लॉक की घेराबंदी थी। तो इसमें सेंटो को यहाँ पे लेके आए ये लोग। अभी आप साउथ ईस्ट एशिया वाला भी मैप देख सकते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश एक कंट्री था, थाईलैंड था, और फिलीपींस, जो आपके पिंक कलर में अभी दिख रहा है, ये फिलीपींस आइलैंड नेशन था। तो इससे सीडो बनाया गया, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और वियतनाम जो है, जहाँ पे हनोई कैपिटल आपको दिख रहा है, तो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम यहाँ पे था। फिर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, कोरियन वॉर इस पेनिनसुला पे फाइट हुई। तो एक तरफ नॉर्थ कोरिया को चाइना और रशिया, यूएस या यूएसएसआर सपोर्ट कर रहे थे, चाइना और यूएसएसआर। और साउथ में साउथ कोरिया को कौन सपोर्ट कर रहा था? यूएसए लेड अलाइज थे, जो जापान की भी हेल्प ली गई। तो यूएस, जो यूके, फ्रांस थे, तो वेस्टर्न ब्लॉक इसको सपोर्ट कर रहा था यहाँ से।